देखिए भाई, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारित तक कौन कौन चीज रहेगा, कौन कौन चीज निर्धारित रहेगा, तब सामाजिक विभाजन का रूप हो जाएगा। यानी कि कोई देश सामाजिक विभाजन के चपेट में क्या होगा, आ जाएगा, या कोई क्षेत्र सामाजिक विभाजन के चपेट में क्या होगा, आ जाएगा। कौन कौन सा चीज होना चाहिए, यानी कि कौन वो 3 कारण है जिसके वजह से सामाजिक विभाजन क्या हो जाता है, का रूप हो जाता है। पहला देखिए, है ना, क्या है पहला रूप, क्या है, प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय तथा स्थानीय चेतना भी होते हैं। कोई एक चेतना बल्कि बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी देश के नागरिक है, कोई भी देश के नागरिक, तो उसमें तो राष्ट्रीयता के भावना तो रहता ही, साथ ही साथ कुछ अन्य भावना भी रहता है जो राष्ट्रीयता के भावना की क्या करता है कि छोड़ करके भी भावनाएं रहती हैं। तो वो भावनाएं जो राष्ट्रीयता की भावना को छोड़ करके जो भावनाएं रहती है, वो भावनाएं जब राष्ट्रीय चेतना से वो भावना दिन प्रतिदिन क्या होने लगता है, जब उग्र होने लगता है तो वह समाज क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। जैसे क्या, जैसे हमें बहुत मान लो कि सभी व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत कुट-कुट के भरा हुआ, लेकिन जैसे कुछ ऐसा, जैसे कहने का मतलब है जाति की भावना, ती राष्ट्रीयता की भावना से क्या है, अलग भावना है ना। दूसरा भावना है धर्म को लेकर के भावना, तीसरा भावना क्या है, नस्ल के लेकर के भावना, भाषा के लेकर के भावना। ये सब भावनाएं जब क्या होने लगता है, उग्र होने लगता है, तब यह क्या हो जाता है, समाज में कैसा क्या पैदा हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। दूसरा बात क्या कहता है, किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगे और राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान के दायरे में आने वाली कुछ दूसरे समुदाय का नुकसान न पहुंचने वाले मांगों को मान लेना आसान है। क्या कहता है समझ, क्या कहता है समझ। कहने का मतलब है कि बाबू कोई जो राजनीतिक पार्टियां वो किस तरीका से भावना को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है, यानी कि लोग मतलब अपना राजनीतिक किस तरीका से कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये राजनीति करने के चक्कर में अगले जो समुदाय के लोग हैं उनका नुकसान तो नहीं कर रहा है। अगर इस तरीका के नुकसान होता है, जैसे क्या के नुकसान हो सकता है, धर्म के नाम पर नुकसान हो सकता है, जाति के नाम पर नुकसान हो सकता है, भाषा के नाम पर नुकसान हो सकता है, क्षेत्र के नाम पर नुकसान हो सकता है ना। इस तरीका का अगर नुकसान हुआ तब पर भी क्या हो जाएगा, सामाजिक विभाजन का रूप पैदा हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या है, किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगे पर सरकार की प्रतिनिधित्व व्यक्त करती है। कहता है कि कोई भी क्षेत्र की मांग किस आधार पे, क्या उस आधार पर उस क्षेत्र को पूर्ति हो रहा है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई क्षेत्र का मांग है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना। जैसे भी बिहार के लोग क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन पलायन कर रहा है, यानी कि दूसरे जगह पे कमाने जा रहा है। अभी बिहार के लोगों का मांग क्या बढ़ रहा है जल्दी, है ना, कि हमारे ही राज्य में क्या होना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, है ना, या कारखाना लगना चाहिए, कंपनियां लगना चाहिए। लेकिन अगर ये इस बात को इग्नोर सरकार कर देती तब पर भी क्या होगा, यहाँ सामाजिक विभाजन का रूप क्या होगा ले लिया, है ना। चलिए 3 चीजें, पहला चीज क्या देखें, अगर पहला चीज कहता है कि राष्ट्रीय चेतना के बाद भी अन्य चेतनाएं हैं, जैसे क्या धर्म है, जाति है, क्षेत्र है। अगर इन सभी चेतनाओं को अगर कोई अच्छा से डील नहीं कर पा रहा है ना, तो भी क्या होगा, सामाजिक विभाजन का रूप क्या होगा, पैदा हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विभाजन का रूप जन्म ले लेगा। दूसरा क्या है, किसी भी समुदाय या क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां किस तरीका से क्या कर रहा है ना, अपना मुद्दा को उठा रहा है। यह मुद्दा उठाने में अन्य जो वर्ग के लोग हैं उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरीका से नुकसान होता है, किस आधार पर नुकसान हो सकता है, धर्म के आधार पर नुकसान हो सकता है ना, जाति के आधार पर नुकसान हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर नुकसान हो सकता है, भाषा के आधार पर नुकसान हो सकता है। अगर ये राजनीतिक पार्टियों की वजह से नुकसान हुआ फिर भी क्या हो जाए, सामाजिक विभाजन पैदा यानी कि का जन्म हो जाए। तीसरा क्या है, किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगे पर सरकार क्या प्रतिनिधित्व व्यक्त करती है, यानी कि इस क्षेत्र की क्या मांग है,
उस आधार पर सरकार कैसा काम कर रहा है। अगर मांग के आधार पर सरकार काम नहीं करता है तब पर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक विभाजन का रूप का जन्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। कहता है कि वर्ण व्यवस्था जाति समुदाय का पदानुक्रमण व्यवस्था है जिसमें एक जाति के लोग हाल ही में समाज पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के लोग क्रमागत क्रम में सबसे क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या होता है, कहने का मतलब है कि जब कोई समाज जातियों में बंट जाता है, जातियों के रूप में क्या हो जाता है, बंट जाता है, और एक जातियां दूसरी जातियों से क्या कहता है, श्रेष्ठ मानता है, तो वहां पे क्या किसका जन्म हो जाता है ना। यानी कि वर्ण व्यवस्था का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। भारत में वर्ण की कितने व्यवस्थाएं हैं बाबू, 4। भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्ग, है ना। भारत के समाज को वर्ण में कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। तब पहला वर्ण का नाम क्या है, ब्राह्मण। पहला वर्ण का नाम क्या है, ब्राह्मण। दूसरा वर्ण का नाम क्या है, क्षत्रिय। तीसरा वर्ण का नाम क्या है, वैश्य। और चौथा वर्ण का नाम क्या है, शूद्र। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ना, देखिए यहाँ ये जो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग है, इस जनरल वर्ग के समुदाय के लोग आते हैं, है ना। वो भी किस में आते हैं बाबू, वैश्य में आते हैं। और शूद्र में एसटी और एसी और एसटी आते हैं, समझ गए, है ना, आते हैं, समझ गए। और बीसी बाबू जो होता है वो बीसी भी आता है किस में, वैश्य वर्ग में आता है, समझ गए। बीसी भी कोची में आता है, वैश्य वर्ण में आता है। तो समझ गए कि वर्ण क्या है। देखिए यहाँ वर्ण जाति के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भारत में कितने प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार। पहला वर्ण का नाम क्या है, ब्राह्मण। दूसरा का क्षत्रिय। तीसरा का क्या नाम है, वैश्य। और चौथा का क्या नाम, शूद्र, है ना। तो या क्या कह सकते हैं, ब्राह्मण जो होता है वो पूजा पाठ को क्या करता है, करवाता है। क्षत्रिय जो होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध को लड़ते हैं, है ना। वैश्य जो होते हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार, है ना, ये नौकरियां करते हैं। और शूद्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी लोगों का, यानी कि ये तीनों वर्ग के लोगों को क्या करते हैं, सेवा करते हैं, समझ गया। ये वैश्य का काम। अंत्ययंत्र क्या होता है, अंत्ययंत्र वर्ण के निचले पदाक्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंत कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है क्षुद्र का भी, क्षुद्र है सबसे नीचा, है ना, तो क्षुद्र को ही क्या बोलेंगे, अंत्ययंत्र बोलेंगे। यानी कि जो वर्ण में सबसे नीचे पायदान पर रहेगा, नीचे पायदान पर रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंत्ययंत्र बोलते हैं, है ना, समझ गए। यहाँ पे देखिए जातिगत व्यवस्था क्या है। जातिगत व्यवस्था कहता है एक वर्ण में कई समुदाय व्यवस्थित होती है, उसे ही क्या कहते हैं, जातिगत व्यवस्था कहते हैं। जैसे कहे के मतलब है कि वैश्य जातिगत व्यवस्था, ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में भी बहुत सारा जातियाँ, क्षत्रिय में भी बहुत सारा जातियाँ हैं, है ना। वैश्य में भी बहुत ज़्यादा जातियाँ होता है, और शूद्र में भी क्या होता है, बहुत सारा जातियाँ। तो कहता है कि जातिगत व्यवस्था क्या है, कहता है एक वर्ण में कई समुदाय व्यवस्था होती है जिसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। एक ही वर्ण में, जैसे भारत में 4 वर्ण है। एक वर्ण का नाम क्या है, ब्राह्मण। दूसरा का क्षत्रिय। तीसरा का वैश्य। और चौथा का क्या नाम, शूद्र। तो कहता है कि सबसे ज्यादा मतलब कि एक ही वर्ण में जितने भी जातियां रहेगा उस सभी जातियों को अगर हम मिला देंगे तो क्या मिला जाएगा, जातिगत व्यवस्था मिल जाएगी। जैसे कहने का मतलब है वैश्य में क्या है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, मलाह है, ये सब कौन जाति में आता है, वैश्य में आता है। तेली है, कौन जाति में है, वैश्य में। बढ़ी है, कौन जाति में, वैश्य में। जाति पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं, जाति। जाति क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है कि उसका पेशा, कोई दूध दूह रहा है तो उसको कौन जाति नाम देते हैं, अहिर का। कोई जूता यानी कि चमड़ा वाला काम कर रहा है तो उसको क्या नाम देते हैं, चमार, है ना। कोई या दास, या कोई मान लो कि बाल काटने वाला काम कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ठाकुर, है ना। उसी तरह से कोई कपड़ा धो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, धोबी। तो कहता बाबू कि पेशे मतलब होता है काम के आधार पर सामुदायिक व्यवस्था क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। यानी कि काम के आधार पर समाज का विभाजन क्या कहलाता है,
जाति, है ना। जैसे कहेगा मतलब सोना वाला काम करेगा उसे क्या बोलेंगे सोना, लोहा वाला काम करेगा लोहा, दूध वाला काम करेगा यादव, है ना। मछली पकड़ने वाला मलाह, है ना। बाल काटने वाला को क्या बोलते हैं नाई, तेल बेचने वाला को क्या बोलते हैं तेली, है ना। समझ। जातिवाद, जातिवाद क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना और अपने जाति के प्रति निष्ठा का भावना रखना क्या कहलाता है? जातिवाद। यानी कि कह सकता है कोई व्यक्ति है जो अपने जात को क्या करता है श्रेष्ठ मानता है और अन्य जातियों को क्या मानता है खराब मानता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाद कहते हैं। समझ गए ना, जातिवाद कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी जातिवादी कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। हाँ, दूसरे जाति से अपना जाति को श्रेष्ठ मानना ही क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है ना। यानी देखिए जातिवादी क्या है? जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? जातिवाद। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने ही समुदाय के लिए क्या करता है काम करता है, उसे दूसरा समुदाय से मतलब नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जाति कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति क्या है ब्राह्मण है, तो सिर्फ वो किस जाति के लिए काम कर रहा है? ब्राह्मण जाति। उससे दूसरा जाति का फायदा या नुकसान हो सकता है लेकिन फायदा नहीं, है ना। दूसरा में कोई मान लो कि क्या है लोहार, तो वह सिर्फ अपने जाति के लिए काम कर रहा है, अन्य जातियों के लिए काम नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? है ना, जातिवादी व्यक्ति, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई वैसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने जाति को ही क्या चाहता है भलाई चाहता है और अन्य जातियों को भलाई नहीं चाहता है, उसे क्या बोलते हैं? जातिवादी कहते हैं। भारत में जातिगत व्यवस्था, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम कैसे समझेंगे कि भारत में जातिवादी व्यवस्था है, भारत कैसे जातिवाद के चपेट में पूर्ण रूप से क्या हुआ जकड़ा हुआ। और यहाँ पे अब तो भैया गाना भी आ गया, अब तो गाना भी आ गया है जाति के नाम पर, है ना। अब जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पर आदमी पहले नाम लिखता है, फिर कैसे का नाम लिखता है? जाति का नाम लिखता है, फलान जी फलान जाति से, पहले वो जाति लिख देगा, है ना। अब कोई जाति मतलब आप देख रहा ना, तो हर एक आदमी अब क्या करने लगा? जाति को प्रायोरिटी देने लगा। पता ना क्या है ये, क्या है पता नहीं। चलिए अब देखिए, अब क्या कहता है भारत में जातिगत व्यवस्था, कहता है कि भारत में जातिगत व्यवस्था कैसा है, कैसे मानेंगे कि भारत जाति के चपेट में दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, जकड़ते जा रहे हैं। पहला क्या है? जाति के आधार पर पेशा का निर्धारण। कहने का मतलब है कि कोई आदमी अगर कोई काम को करता है तो उस काम को करने के बदले उस जाति का नाम पे से उसे क्या किया जाने लगता है? पुकारा जाने लगता है। मान लो कि कोई आदमी अगर अन्य जातियाँ के भी है, अगर दो चार लोग गाय भैंस रख लिए तो क्या करेगा? है ना, उसका मतलब कह लगेगा कि कहाँ काम करने लगे हिड़वा, है ना। इस तरीका से होता है। कोई मान लो कि क्या कर दिया, मान लो होटल खोल दिया तो कहे लगे कौन काम कर ले बलिया वाला, है ना, या तेली वाला, है ना। तो इस तरीका से जाति के आधार पर शादी होता है। अब शादी में भी कोई कहता है कि हमारे जात है कि नहीं, है ना। तो जात के आधार पर ही शादी होना जातिवादी का क्या है? चपेट में रखना, है ना। दूसरा क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव, यानी कि अपने आप को बड़ा मानना और छोटा मानना की क्या है? जातिवादी का मुख्य कारण, है ना। और क्या कहता है? जात के आधार पर नाम रखना, है ना, फलान दी कहना कि आगे नाम करवा कुछ जाति का, है ना। तीसरा जाति के आधार पर खान पान, तो अब जाति के आधार पर क्या करना? खान पान करना, ये क्या कहलाता है? जातिवादी कहलाता है। तब भारत किन किन कारणों से जातिवाद के चपेट में? पेशा के कारण, कुछ शादी के कारण, भेदभाव के कारण, नाम रखने और खान पान के कारण जाति के चपेट में पनपा हुआ। आगे देखते हैं भारत में जातिगत असमानता, यानी कि भारत में जाति में भी असमानता कैसे? कहने का मतलब है कि 4 जाति है और चारों जाति में कुछ ना कुछ क्या असमानता है, यानी कि अंतर, है ना। सब एक समान नहीं है, सब जातियां क्या है? अपने आप को अंतर। जैसे देखिए ऊंची जाति समुदाय में अमीर की संख्या अधिक है और निचली जातियां यथा दलित और आदिवासी में यह संख्या क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में गरीब है। यानी कि सबसे बड़ा अंतर यही है कि उच्च जाति के लोग जो है से बहुत ज्यादा क्या है? अमीर है। अभी देखो हम बताए ना कि यह बिहार है अपना बिहार, अब बिहार में एक जाति है जिसका नाम क्या है? भूमिहार। अभी भूमिहार को देखिए कि भूमिहार को देखिए कि क्या है? भूमिहार की आबादी कितना है?
2%। कितना परसेंट? 2%। और जमीन कितना है? 43%। हाँ 46%। अब समझिए कि आबादी है 2% और पूरा बिहार के जमीन कितना? 46%। अब बताइए तो है कि नहीं? असमानता है कि नहीं? असमानता है कि नहीं? अब समझिए यहाँ यानी कि ऊंची जाति में अमीर की संख्या क्या है? ज्यादा और गरीब की संख्या क्या? कम। देखिए ऊंची जाति शिक्षा में, ऊंची जाति शिक्षा में क्या होता है? अग्रणी है। और नीची जाति शिक्षा में क्या होगा? पिछड़े हैं। प्राचीन काल में दलितों को शिक्षा पाने का अधिकार भी नहीं था। यही वजह से आज दलित क्या है? दलित को शिक्षा ही नहीं दिया जाता था, कोई पढ़ाता ही नहीं था। इस वजह से आज दलित क्या है? कमजोर है। आप तनी मनी क्या करने लगा? पढ़ने लगा, वो भी मुश्किल नहीं है। दलित मतलब कि नीचा जाति। नीचा जाति कौन है? भूइयां, चमार, है ना, ये सब। अब देखिए जातियां संबंध टूटने का कारण, अगर कहता है कि जाति में जाति के बीच में कैसे संबंध टूट जाता है, देखिए क्या कहता है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और पेरियार, रामास्वामी नैयर जैसे समाज सुधारकों और राजनेताओं के प्रयास से साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, है ना, यानी कि तनिक क्या किया? सभी जातियों के साक्षरता यानी कि साक्षर बनाने और वृद्धि करने में क्या रहा? योगदान रहा, है ना। बड़े पैमाने पर शहरीकरण से भी क्या हुआ? जब शहरीकरण की व्यवस्था हुआ तो जाति एक दूसरे में क्या होने लगा, है ना, इतना भेदभाव खत्म हुआ। तीसरा है पेशा चुनने की आज़ादी, और कहे कि भाई कोई भी जाति के लोग हैं अन्य भी पेशा को क्या कर सकता है? चुन सकता है। इस तरीका से भी भारत में जातीय संबंध को क्या है? टूटने से बचाया जाने लगा, है ना। चतुर्दिशीय आर्थिक विकास, और सभी को क्या मिलना चाहिए? समान आर्थिक विकास मिलना चाहिए। इससे भी जाति की क्या होगा? थोड़ा सा सुधार है ना। चलिए जातीय सामाजिक संरचना एवं आर्थिक हैसियत के निर्धारण को कुछ विशेषताओं और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि कैसे जाति समाज को विभाजन में या समाज को निर्माण में भूमिका निभाती है ना। देखिए क्या औसत आर्थिक हैसियत का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई आदमी अमीर है कि गरीब है, इसका संबंध कुछ ही से वर्ण व्यवस्था से। अब ये बताएं कि जो ऊंचा वर्ग के, ऊंचा जाति के लोग हैं वो ज़्यादा अमीर, नीचा जाति के लोग क्या है? कम अमीर, है ना। इस तरीका से कर सकते हैं। ऊंची जाति की स्थिति सबसे अच्छी और दलित एवं आदिवासियों की स्थिति बदतर है। पिछड़ी जातियों की स्थिति मध्यम दर्जे की। समझिए ऊंचे जाति की स्थिति क्या है? बहुत अच्छा है। और दलित एवं आदिवासी जाति की स्थिति क्या है? बदतर। और पिछड़ी जाति की स्थिति तो क्या है? मध्यम है। यानी कि ना ही तो अमीर है ना ही गरीब। एक हर जातियों में अमीर गरीब है, परंतु निचली जातियां तथा दलित आदिवासियों में ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। दलितों में महादलितों की स्थिति तो और भी दयनीय है। अमीरों की अधिक संख्या अधिक क्या है? अधिक ऊंची जातियां समुदाय से कहता है कि जाति हर एक जाति में अमीरी और गरीबी, हर एक जात अमीर भी है गरीब भी है। लेकिन कहता है कि जितना निचले जाति के लोग गरीब है उतना ऊंचा जाति के लोग गरीब नहीं। शायद 1-8% गरीब होगा, नहीं तो गरीब नहीं, है ना। तो इस तरीका से क्या होगा?